हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 में क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है और इंग्लिश ग्रामर में क्लास 9-10 तक का ग्रामर हम लोगों ने शुरू किया था। और क्लास 9-10 के ग्रामर में हमने आपको पहला चैप्टर या पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी। पहले ही बात तो हमने उसके ट्री मेथड को बनाया। उस ट्री मेथड में क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, हम लोगों ने उसके बारे में देखा। और सब्जेक्ट के क्या पार्ट थे, पार्ट में जैसे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको समझाया था कि पहले जब हमने उसको डिवाइड किया तो वो हमारा डिवाइड हुआ था किसमें, मेन वर्ड या हेड वर्ड में। और दूसरा पार्ट क्या था, क्वालिफायर। फिर क्वालिफायर के पार्ट्स को हम लोग लेकर के चले तो क्वालिफायर में हमारे 3 पार्ट्स निकल करके आए थे, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। और फिर हम लोगों ने शुरू किया अपना क्या, हम लोगों ने अपना तीसरा पार्ट शुरू किया, सेकंड पार्ट प्रेडिकेट के बारे में। और प्रेडिकेट के बारे में मैंने कल डेफिनेशन आपको समझाई थी, तो आज हम उसी चीज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन को फिर से लेकर के चलते हुए हम लोग चीजों की शुरुआत करते हैं। प्रेडिकेट के डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस या सेंटेंस एक्सेप्टेड सब्जेक्ट is called predicate। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस का बचा हुआ भाग एक्सेप्टेड मतलब होता है छोड़कर, और किसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का बचा हुआ जितना भी भाग है वह भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस प्रेडिकेट के बारे में जब हम लोग आगे की ओर बढ़े थे तो आपको याद होगा कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की जब हमने बात करी थी, अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो जब हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़े थे तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो प्रेडिकेट्स के पार्ट थे ये हमारे कितने पार्ट में थे, 3 पार्ट्स में थे। फर्स्ट पार्ट को मैंने कहा था वर्ब, सेकंड पार्ट को मैंने कहा था ऑब्जेक्ट, और थर्ड पार्ट को मैंने आपसे कहा था कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 पार्ट थे। अब इन तीनों पार्ट में हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में बेटा डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जिससे हम अपने पहले टॉपिक के समाप्ति की ओर बढ़ें। तो पहला पार्ट हम लोग लेकर के चलेंगे वर्ब के बारे में और समझेंगे कि ये वर्ब हमारा क्या होता है। वर्ब को बेटा अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो वर्ब हमारा क्या होता है, ये होता है एक्शन डिनोटिंग वर्ड। एक्शन डिनोटिंग वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो हमारे एक्शन यानी कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल को लेकर के चलूं तो मैंने एग्जांपल में आपको लिख करके दिया कि राम is writing a letter। और एक एग्जाम्पल मैंने दूसरा लिखा,
कि शीता प्लेज द पियानो, प्लेज द पियानो। अब ये दो सेंटेंस बेटा आपके सामने आए और इन दोनों सेंटेंस में हम सारी चीजों की बातें करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट सेंटेंस की, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में? सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमारा क्या है, राम। इसमें प्रेडिकेट हमारा क्या है, प्रेडिकेट हमारा है इज राइटिंग लेटर, इज राइटिंग अ लेटर। और इसमें अगर बेटा मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब हमारे दो देखने को मिल रहा है। एक तो हमें देखने को मिल रहा है इज, और एक हमें देखने को मिल रहा है राइटिंग। राइटिंग तो इज तो बेटा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब बेटा ये पेपर में पूछे कैसे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 9th-10th के यूपी बोर्ड के लिए। ये एक सेंटेंस आपको लिख करके दे दिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें एक सेंटेंस लिख करके दे दिया जाता है और उसके किसी एक के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके दे दिया जाता है, अंडरलाइन कर देता है और पूछता है कि अंडरलाइन किया गया पार्ट हमारा निम्न में से क्या है ना। चूज ऑफ द फॉलोइंग होगा। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी चीजों को जो है चूज करना पड़ता है। तो जो भी चीजें होती हैं वो समझ में आती हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के नीचे अंडरलाइन किया है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब के नीचे अंडरलाइन किया है तो मेन वर्ब होगी। अगर पार्ट में हमारे यानी सब सेंटेंस के ऑप्शन में हमारे अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात अगर नहीं दे रहा है तो वहां जगह अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वर्ब जरूर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगा। तो हम किस पर टिक करेंगे, वर्ब के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। देखिए वर्ब के बारे में आगे चल के हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहां जगह हम डिटेल में इसकी बातें करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। चलिए बातों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन एन ऑब्जेक्ट इज a noun or pronoun that receives action, receives action। यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है बेटा, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, receives an action of the verb, of the verb। मैंने आपसे क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा या तो कोई नाउन होगा या तो कोई क्या होगा, प्रोनाउन होगा, जो हमारे वर्ब के एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आई एम, एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूँ कलर। मैंने आपके सामने लिखा आई एम सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं यहाँ पर लिखा तो यहाँ जगह सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, एक्शन की। तो देखो यहाँ जगह एक्शन की बात हो रही है, गाना गाने की, तो ये हमारा हो गया एक्शन, है ना। और ये एक्शन है तो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है,
ये सॉन्ग कर रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब आगे चल के हम इस ऑब्जेक्ट की बातें करते हैं देर ना करते हुए। आगे की ओर लेकर के बढ़ते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट में जब हम लोगों ने बात करी थी ट्री मेथड में, तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं ये दो पार्ट के होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग पहले पार्ट को लेकर के चलेंगे, यहाँ तक की चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम पहले की बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the person or things, a direct object is a person or things, is a person or things that receive that direct action, that receives the direct action, the direct action of the verb। यानी बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे एक्शन को डायरेक्ट क्या करता है, रिसीव कर लेता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने लिखा राम, एग्जाम्पल को थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम रीड्स बुक, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सी एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल। तो यहां जगह देखेंगे तो जो एक्शन हो रहा है किताब पढ़ने का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, वो डायरेक्ट हमें बता रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो बेटा ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ जगह खाने का काम क्या हो रहा है, एप्पल को, तो यहाँ जगह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्पल। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारा क्या करेगा, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज an indirect object is the person or things the person or things to whom or for whom or for whom
whom और for whom whom or for whom something is done. Something is done. तो अगर इसे मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूं तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको क्या समझाया, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन। ये या तो कोई एक पर्सन होगा या तो कोई क्या होगा, एक थिंग्स होगा, ठीक है। टू whom या जिसे, फॉर whom या जिसके लिए समथिंग इज डन, जो हमारा कार्य हो रहा है वो या तो किसी के लिए होगा, है ना, या मैंने आपको समझाया कि वो जो कार्य होगा या किसी के लिए होगा या किसे होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल कि रोहन gave a gift. Rohan gave a gift. Rohan gave a gift. या इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, रोहन गेव सीता अ गिफ्ट, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, या एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, जैसे टीचर taught students grammar। तो देखिए यहां जगह देखेंगे इन दोनों एग्जाम्पल में, तो रोहन जो दे रहा है वो किसे दे रहा है, गिफ्ट। वो दे रहा है गिफ्ट किसको, सीता को। तो सीता हमारा यहां पर क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां जगह देखेंगे टीचर किसे पढ़ा रहा है, तो ये हमारा दे रहा है किसको, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है ग्रामर। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में बताया फॉर हुम, यानी किसके लिए गिफ्ट दिया जा रहा है, तो सीता के लिए। और सेकंड वाला मैंने आपसे बताया टीचर्स किसे पढ़ा रहा है, तो किसे पढ़ा रहा है, स्टूडेंट के लिए। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे की ओर। चलिए एक नोट करके हमें चीजों को समझना है, नोट करके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इज, या रहने दीजिए, कोई लिखने का मतलब नहीं है, चीजें समझा देते हैं ज्यादा अच्छा है। देखिए अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में इस चीज का ध्यान रखिएगा, कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब चीजों को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, अब हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो आइए कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड A complement is a word or a group of words। देखिए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, या तो एक वर्ड होता है
या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ that completes the meaning of subject or object, subject or object। मैंने आपसे क्या बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, ये एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट करता है मीनिंग को। किसके किसके मीनिंग को? या तो सब्जेक्ट के मीनिंग को या तो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अगर कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट अगर कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट अगर कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अगर बेटा ये कंप्लीट द मीनिंग ऑफ कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए लगे हाथ इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं और आज की बातें यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि माय फादर, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। और सेकंड मैंने लिखा कि माय फादर wants to become me a doctor। ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी। तो इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या करना है बेटा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक्टर बनना कौन चाहता है, यहाँ पर एक्टर बनना कौन चाहता है, तो आप कहेंगे कि सर आई जो है वो एक्टर बनना चाहता है। यानी आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की नीड को पूरा कर रहा है। ये वाला पार्ट तो सब्जेक्ट की नीड को पूरा कर रहा है, इसलिए बेटा ये हमारा कहलाया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अगर यहाँ जगह देखेंगे माय फादर वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो यहाँ जगह अगर हम देखेंगे तो यहाँ जगह जो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं वो मेरे पिताजी बनाना चाह रहे हैं। और किसे बनाना चाह रहे हैं? मुझे बनाना चाह रहे हैं। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बन रहा है बेटा, डॉक्टर बन रहा है। इसलिए बेटा ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आशा करते हैं कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। बाकी चीजें कल आगे की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि काफी देर से क्लासेस हो रही हैं तो थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। बाकी बातें अब कल के ऊपर डाल देते हैं। कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद कुछ एग्जाम्पल लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने उसी टाइम पर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।